नहीं यहाँ मत बैठा, ऐसे इसकी वजह से तो नीचे आई हूँ। मैं क्या करूँ, वो बोल रही है कि नीचे जाना है। Hi everyone. Hi, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? कैसे रहे आपके एग्जाम्स? एग्जाम ठीक कैसे है अच्छे गए मैम। मैम। ऑनलाइन? ये आई मीन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आए थे, एमसीक्यूज ही फाइनल एग्जाम्स में भी? यस मैम। पीसीएस का कैसा हुआ था एग्जाम? अच्छा था मैम। अच्छा था मैम। अच्छा था। अनुपम, और किसका अच्छा था? दिव्या ने बोला अच्छा था। और अच्छा था मैम। अनु, आपका भी अच्छा हुआ। ओके। और बाकी सब? यस मैम, अच्छा था। मेरी का भी अच्छा हुआ। सो मोर और लेस एवरीबॉडी वुड गेट at least cleared and किसको लगता है कि like who has got the best of the आपका सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा हुआ, किस सब्जेक्ट का हुआ apart from PCS? या if you think PCS का सबसे अच्छा होगा तो वो बताओ, सबसे अच्छा एग्जाम किसका हुआ, मतलब इजीएस्ट पेपर किस सब्जेक्ट का आया था फर्स्ट टाइम में? अकाउंट्स। अकाउंट्स का मैम, अकाउंट्स का। अच्छा, ओके, अकाउंट्स का इजी आया था। चलो वो तो अच्छा है फिर, इसका मतलब क्योंकि अकाउंट्स तो डिफिकल्टी है आप सभी के लिए, अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो सबसे डिफिकल्ट पेपर आप लोगों के लिए वही था। बट चलो इजी आया था तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, गाइस वुड बी क्लियरिंग इट आउट, राइट? ओके, रिजल्ट्स का तो मुझे अभी नहीं पता कब तक आ पाएंगे, बट let's see and hope for the best. So in this semester I would be taking your PCS again, but that is in the second part, the PCS 2. In the last semester the subject was presentation and communication skills 1. Now this is PCS 2. Okay, so let me just show you the syllabus if possible. पीसीएस का सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ओवरव्यू। उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक जो है उसको आज कवर करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आई विल जस्ट कवर वन टॉपिक टुडे ओनली। Let me just try to open the syllabus also and show you guys. अभी आपको क्या विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे? इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट? यस मैम। ठीक है, मैं सिलेबस भी ओपन कर रही हूँ। दिस यू कैन फाइंड दैट दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक इन दिस सिलेबस। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन आल्सो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. अभी आपको सिलेबस दिख रहा होगा।
ठीक है। सिलेबस में देखिए यूनिट द 4 यूनिट्स एज यूजुअल। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग जो होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हम सपोज करिए कोई भी प्रोजेक्ट आप भी करेंगे, बीबीए में भी पार्ट है ये, हमारी यूनिवर्सिटी का भी है, वैसे हर यूनिवर्सिटी का होता ही है कि हम और यूनिवर्सिटीज में शायद 3 मंथ्स है, मे बी आपके में भी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स हो, लेकिन आई थिंक इट विल बी इन द 5th सेमेस्टर में भी, जिसमें कि आप किसी एक कंपनी का एक्सपोजर लेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट करेंगे कोई भी एक टॉपिक लेके, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ के, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस टॉपिक के बारे में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या किस तरह से काम होता है, और क्या हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने लर्न किया ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद हमको वो प्रोजेक्ट पर, उस प्रोजेक्ट पे जिसमें हमने काम किया उसकी हमको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये एक हमारी फर्स्ट यूनिट का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिपोर्ट। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट राइटिंग, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट, एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज, है ना। हेलो, हाँ जी, हो गई बात। नहीं, नहीं रहता, ठीक है। हाँ। पता नहीं, अमन मेरा भी नहीं उठा रहा है, लेकिन पहले इंटरव्यू अमन का ही है। चलो मैं एक बार और दोबारा उसको कोशिश करूँ। अच्छा, मैं क्लास में हूँ अभी, करूँ? मैं क्लास में हूँ, ओके करती हूँ, ओके चलो, थैंक यू। सॉरी, सो message, okay, so this is in this we will learn कि हम अगर कोई एक रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई रिपोर्ट हमें सबमिट भी करनी है, या नॉट जस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर नॉर्मली भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बताना आना चाहिए। एक रिपोर्ट सबमिट करने आना चाहिए कि मैंने ये काम इस तरह से किया, ये काम इस तरह से हुआ। तो कुछ एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का, या कोई अदरवाइज भी किसी और काम की भी कोई रिपोर्ट छोटी सी है, तो उस हर रिपोर्ट राइटिंग के एक कुछ बेसिक्स होते हैं। सो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिपोर्ट, ये जो आपको दिख रहा है यूनिट फर्स्ट में, ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। क्लियर है? ओवरव्यू देने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाया था, सो दैट यू शुड नो कि हम कहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हम फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट राइटिंग इसी में कवर हो जाएगा। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ हम किस तरह से लिख सकते हैं, पेपर रीडिंग क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ये सारा कुछ हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, सो मोर और लेस आई विल ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ वीक्स टाइम आल्सो, बट वी कैन गो स्लो आल्सो, और अगर हम फास्ट चलेंगे तो हमारे पास रिवीजन का थोड़ा टाइम चाहिए। सो एवरी टॉपिक वी कैन रिवाइज लेटर ऑन आल्सो इफ यू वांट, ठीक है। तो अभी फर्स्ट यूनिट मैंने डिस्कस कर लीजिए, हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरह से ओवरव्यू एक एक टॉपिक का मैं आपको देके फिर हम डिटेल में हर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो मैं आपसे अभी जो शेयर कर रही हूँ, आई होप हमें फिर से बैक वही वाली स्क्रीन दिख रही है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखने के लिए स्टेप वाइज ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्लस हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमने ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में रखी भी हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि इनमें से कोई एक चीज हमने छोड़ दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन तो तब भी जाएगी, बट इट विल नॉट बी एन इफेक्टिव वन, जिससे कि आप दूसरे आदमी पर इम्पैक्ट डाल सकें, या आप दूसरा पर्सन ये कह सके कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रिपोर्ट में इनकम्प्लीट नहीं है, या इनकम्प्लीट है ये, या कुछ ऐसा है इसमें, या कोई और फ्लॉज हैं, कोई और इसमें प्रॉब्लम है, या कोई और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। वो सारी चीज़ें कोई नहीं कह सकेगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्ट में हों। ठीक है, तो आप देखिए हम रिपोर्ट कभी भी कोई भी चीज़ की क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी एग्जाम्स दिए, राइट, आप सब लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है हमारे सारे सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आ गई है ना, लेकिन उस चीज़ को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? सब बोल रहे हैं सबको सब कुछ समझ आ गया, सब बोल रहे हैं सबको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है ना, तो रिपोर्ट कैसे पता चली? आपने अब एग्जाम दिए, एग्जाम्स की एक रिपोर्ट बनेगी, मार्क्स मिलेंगे इन व्हाटएवर फॉर्म, ये पैटर्न है।
यूनिवर्सिटी का ये पैटर्न है कि एग्जाम्स की हम रिपोर्ट इस तरह से देंगे कि हम मार्किंग करके देंगे, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे ही विल बी दी बेस्ट, राइट। यही क्राइटेरिया है, वो भी एक तरह से जो हमारी डीएमसी होगी या हमारी डिग्री होगी, कुछ भी एक तरह से रिपोर्ट ही है वो, किस चीज की, हमारी परफॉर्मेंस की ड्यूरिंग द एंटायर टाइम जो हम पढ़ते हैं। मे बी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस टाइम हमने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा उसकी रिपोर्ट बहुत क्लियरली समझ आ जाता है ना। हम अगर किसी की मार्कशीट देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि दिस पर्सन इज फेल्ड, दिस पर्सन इज पास्ड, प्रॉपर एक फॉर्मेट है, डिफाइंड फॉर्मेट भी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स का डिफाइंड फॉर्मेट रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, बहुत सारी चीजों का अगर नहीं है तो देन वी विल हैव टू टेक एन इनिशिएटिव टू डू दैट, ठीक है। तो रिपोर्ट को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि क्या होती है, रिपोर्ट इज बेसिकली you can say it is an extension of whatever work we have done and we are bringing it to the paper or making it available to anybody whosoever can read that, can understand कि क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्सन से बोलूँ आपसे कि आप सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं, मुझे एक रिपोर्ट बना के दो, तो आपको तो पता है, वैसे तो आपको पता है आपको क्या काम करना है। हाँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, उसके बाद ये करती हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आप काम करते हो, शाम हो जाती है एंड द डे गोज, पूरा दिन निकल जाता है। बट अगर उसी चीज को आपको रिटर्न में करके एक किसी पर्सन को देना पड़े तो वो यू हैव डन इन द एंटायर डे, सबमिट अ रिपोर्ट टू मी, जो कि आपको आप देखोगे आपको करना भी पड़ेगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। Whenever you will be working, you will have to submit your daily report on a daily basis, weekly report on a weekly basis, monthly report on a monthly basis, और quarterly report भी आप बनाओगे वो quarterly basis पे शेयर होगी आपके अपने मैनेजर से, या और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और प्रोसेस है टीम से भी शेयर करना है, फॉलो अप करना है आगे, और इनपुट्स लेने हैं, कुछ अगर उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस करने हैं तो वो आपको इनपुट्स लेने के बाद चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस के हिसाब से होती हैं। तो रिपोर्ट इज एनीथिंग यू आर सबमिटिंग इन राइटिंग इन डिटेलिंग फॉर व्हाटएवर वर्क हैज बीन डन, ठीक है। तो रिपोर्ट सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नहीं होगी, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज रिपोर्ट कैन बी ऑफ एनीथिंग। इस एनीथिंग का मतलब कोई भी काम जो हुआ है उसकी रिपोर्ट होती है। इट कैन बी एनी वर्क, आपने हमारे डे में क्या काम किया, आपने पिछले 2 घंटे में क्या काम किया, आपने पूरे मंथ में क्या काम किया, डिपेंडिंग अपॉन दैट क्या क्या टाइम पीरियड को कंसीडर करके किस टाइम पीरियड की आप रिपोर्ट मांग रहे हैं। और ये सारी चीजें कंसोलिडेट होकर जब आपकी बनती जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे, हम एवरी डे की अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, तो आपके पास 3 साल बाद ये हर चीज का एक एक दिन का रिकॉर्ड होगा अपना, कि मैंने इस दिन ये काम किया था, इस दिन ये किया था, मैंने इस दिन ये लर्न किया, यू नो। तो कॉर्पोरेट्स में इस तरह से काम होगा that even after 2 years, 3 years, 4 years, you will be able to produce your points कि मैंने उस मंथ में ये काम किया था, या उस मंथ मेरा ये टारगेट था, मैंने ये अचीव किया था। क्लियर है, समझ आ रहा है। रिपोर्ट क्या, एनी रिपोर्ट वी मेक इज फॉर एनी वर्क वी हैव परफॉर्म ऑलरेडी। So first the work will be completed and then the report will be made. Report is the second step, मतलब आपको पहले कुछ करना होगा, कर चुके हो आप वो काम, उसके बाद उस चीज की रिपोर्ट सबमिट होगी, ठीक है। जैसे कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि पहले ही मांग ले। फॉर एग्जाम्पल आपके 3 मंथ स्टार्ट हो रहे हैं आज से प्रोजेक्ट के, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, डेली जाएंगे, चेक करेंगे वहाँ पे कैसे काम होते हैं, एम्प्लॉइज कैसे बैठते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। तो पहले दिन आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने नहीं बोलेगी यूनिवर्सिटी, आपको कब करना होगा, जब वो पूरा 3 मंथ आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, तब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। तो पहले काम होगा फिर रिपोर्ट सबमिट होगी, समझ आ रही है। यानी कि आपने पहले लर्न किया प्रोजेक्ट में, इसमें जो भी आपकी प्रैक्टिकल, क्योंकि आप ट्रेनिंग करेंगे, प्रोजेक्ट जो करेंगे दैट वुड बी काइंड ऑफ ट्रेनिंग। अब आप काम नहीं कर रहे हैं, आप लर्न करें, ट्रेनिंग में हम लर्न करते हैं, जब हम जॉब करते हैं तो उसमें हम परफॉर्म करते हैं और काम करते हैं, हम किसी को काम करके दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग इज एज्यूम्ड कि हम इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज 3 मंथ्स का, या इंजीनियरिंग में शायद 6 मंथ्स की, शायद नहीं 6 मंथ्स की ही ट्रेनिंग है, इंजीनियरिंग में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, तो वो उसका प्रोजेक्ट जो है रिपोर्ट 6 मंथ्स के बाद, 8 सेमेस्टर के बाद, एंटायर सेमेस्टर खत्म होने के बाद सबमिट करते हैं। That is called their project report. So you will also be doing it. Now, many project teams use the reporting tools in their collaborative project. क्या होता है? Sometimes individual
प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी डिमांडेड, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो ये वाला करिकुलम का जो पार्ट है, आपके सिलेबस का जो पार्ट है, उसमें जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो आप इंडिविजुअल करेंगे। देयर कैन बी अ यूनिवर्सिटी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अलाउ करे बच्चों को ग्रुप में सबमिट करने के लिए, या बोले कि ठीक है 4 बच्चों की एक टीम बन सकती है, या 2 बच्चों की टीम बन सकती है, या 5 बच्चों की टीम बन सकती है, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो, कि कोई बच्चा 3 महीने में एक प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता, तो टीम वाइज भी प्रोजेक्ट को डिफाइन कर देता है। हर प्रोजेक्ट में जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो टीम होगी, अकेले कोई आदमी काम नहीं कर सकता। एक पर्सन सारे डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज रखे ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब एक पर्सन कैन नॉट नो अकाउंट्स आल्सो, कैन नॉट नो ह्यूमन रिसोर्सेज आल्सो, कैन नॉट नो सेल्स भी नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। कर सकेगा तो उसको फिर टाइम भी जाएगा, एंड देन टाइम इज लिमिटेड, 8 घंटे की ही नौकरी है, वो सब कैसे संभालेगा। सो देयर वुड बी टीम फॉर एवरीथिंग। एक प्रोजेक्ट में अगर डालेंगे तो 4 लोगों को या 5 लोगों को, या अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 10 लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, टीम असाइन होती है। ठीक है, तो वो टीम अपने हिसाब से देन कोलैबोरेट करके फिर रिपोर्ट सबमिट करेगी। बट जैसे कि आप लोग अपना ग्रेजुएशन की जो सबमिट करोगे रिपोर्ट, वो इंडिविजुअल बेसिस पे होगी, हर एक बच्चा अपनी अपनी खुद की एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। that I have learned this, I will choose this topic। जैसे कि कोई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ले लेगा और किसी को एचआर में जाना है, या कोई मार्केटिंग का कोई टॉपिक उठा लेगा कि हाउ द सेल्स इज डन वहाँ पे, ठीक है, या कस्टमर को कैसे हम पिच करते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका एक्सपर्टीज रहेगा। जैसे हम कोई बच्चे मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, कोई बच्चे फाइनेंस से करना चाहते हैं, तो फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप जाकर लर्न करेंगे कैसे डेली एंट्रीज होती है, बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, या वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी में बैंक रिको कैसे करते हैं, ठीक है, या कैसे डेबिट क्रेडिट सारी चीज़ों का कैश फ्लो कैसे मेंटेन होता है, फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आएंगी। So if we see, depending upon that, whether the project is assigned to individual, then it will be the report which will be created by an individual. अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया है या टीम को दिया गया है, देन कोलैबोरेट करके कलेक्टिव एफर्ट करके वो टीम ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगी, एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगी टीम भी। ऐसा नहीं कि टीम में 10 लोग हैं, 10 प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें एक प्रोजेक्ट। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वी हैव, नॉट बाय द नंबर ऑफ पीपल वी हैव। ठीक है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट सबमिट होती है। सो इफ इट इज वन प्रोजेक्ट गिवन टू टीम, then there will be one project report with the collective effort or the collaborative, it can be called as the collaborative project also, जिसमें की टीम इन्वॉल्व है, जिसमें डिफरेंट लोगों की एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, या डिफरेंट यू कैन से बैकग्राउंड के लोग इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट एक्सपर्टीज का मतलब ये होगा किसी को, कोई एचआर में एक्सपर्ट है, कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट है, कोई सेल्स सेल बहुत अच्छा करता है, किसी की सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी, जो हर चीज बेच ही देता है, you know, kind of। So this is how and when we make the how, तो हम अभी पढ़ेंगे when we make the project report। हमें क्लियर हो गया, समझ आ गया कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट कोई काम करा है और हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम पूरा पहले काम कर लें और एंड में स्टार्ट करें रिपोर्ट बनाना। हम साथ साथ जो काम करते जाएं, हम उसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एटलीस्ट उतनी कंप्लीट करते जाएं, ताकि हम एंड में एक तरह से बैकलॉग ना हो, एक तरह से कलेक्टिव हमारे पास काम बर्डन ना आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस एक हमको शुरू में मिल जाता है, एंड में हमें पूरे सिलेबस का एग्जाम होता है। तो रादर कि हम पूरा सिलेबस एक साथ इवनिंग में एंड में पढ़ें, एंड ऑफ द सेमेस्टर सॉरी पढ़ें, इससे बेटर है कि हम धीरे धीरे थोड़ा टॉपिक हम कवर करते रहे। जैसे अभी हम सिलेबस कवर करते हैं तो हम पूरा सिलेबस तो एक दिन में नहीं करते, या 6 महीने के बाद पूरा सिलेबस तो नहीं करते। हम वट एवर टाइम वी हैव, हम ग्रेजुअली चीजों को करते रहते हैं। तो सेम अप्लाइज इन दी रिपोर्ट ऑल्सो, कि हम जितना काम कर लिया उतना हम एटलीस्ट बना लें, सो दैट हम भूल नहीं जाए, या कहीं पर हम उसके पॉइंट्स तो बनाएं एटलीस्ट, या कुछ हम एक ऐसा स्केलेटन तैयार करें रिपोर्ट का कि हम ये चीज यहाँ पे डाल दी, ये चीज यहाँ पे डाल दी। फाइनल टच हम मे बी हम टुवर्ड्स द एंड दे सकते हैं कि अब हमें उसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर करनी है, कुछ पॉइंट हमें सीक्वेंस में डालने हैं तो हम वो सीक्वेंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, उसके हिसाब से जो हमें कंटेंट डालना है, वो जितना हम लर्न करते जा रहे हैं ऑन अ डेली और वीकली बेसिस, हमें वो प्रोजेक्ट के हिसाब से रिपोर्ट को अपडेट करना चाहिए। यानी कि जितना प्रोजेक्ट पे हमने काम कर लिया उतना हमें अपडेट करते रहना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे कि आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अपडेटेड एज ऑन डेट।
इसका मतलब आज तक जितना काम हो गया उतना हमने अपडेट किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड द ऑब्जेक्टिव। हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्यों बना रहे हैं रिपोर्ट, किसके लिए बना रहे हैं रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को कौन रेफर करने वाला है, किसका फायदा होगा, किस चीज के लिए बना रहे हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का मतलब हो गया कि क्या वो रिपोर्ट हमारा कोई सीनियर देखने वाला जिसके बेस पर हमारा परफॉर्मेंस डिफाइन होगा, क्या वो रिपोर्ट हम अपने यूनिवर्सिटी में सबमिट कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, या क्या वो रिपोर्ट हम अपने आगे आने वाले जो हमारे जूनियर्स होंगे हम उनके लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, मतलब उस रिपोर्ट से कोई लर्न करेगा हमारा काम देखकर और ज़्यादा कुछ इफेक्टिवली अपना काम करने की कोशिश करेगा बेटर, या उससे हमारी परफॉर्मेंस जो होगी, क्या हमारा एक ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करेंगे। वी शुड बी टेकिंग, और यू कैन से वी शुड बी इन्वेस्टिंग सम टाइम टू थिंक अबाउट दी पर्पस ऑफ द रिपोर्ट की पर्पस क्या है। अब सपोज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका बॉस बोलता है मुझे वाली रिपोर्ट भेज दो, ऐसा करके बनाकर भेज दो, हमने उस मंथ में कितना सेल किया, तुमने कितना सेल किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ। आप देखते हो तो न्यूज में आता है रिलायंस ने इस क्वार्टर में इतना 1000 जो है व्हाटएवर मे बी प्रॉफिट अर्न किया, तो वो किस तरह से बन के आता होगा ना, कहीं जैसे पूरी में भी डिपार्टमेंट्स के सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ब्रांचेस, सब जगह से उसका कोलैबोरेट होके सेल्स प्रॉफिट्स निकलता होगा कि इतना हमारा कॉस्ट निकला, फिर प्रॉफिट को फाइनल फिगर निकालते हैं, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों बनाएंगे, वो क्या फालतू में टाइम पास करने के लिए बना रहे हैं कि जस्ट टू वेस्ट द टाइम एंड वेस्ट द पेपर एंड एवरीथिंग, देन तो वी शुड नॉट बी मेकिंग इट। जैसे कि जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते भी हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कहीं और से बाहर से मार्केट से खरीद लेते हैं, किसी और से कॉपी कर लेते हैं, अपने सीनियर से कॉपी कर लेते हैं और उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना नाम वाम चेंज करके वो कर लेते हैं। वो एक तरीके से काम तो हुआ, रिपोर्ट तो बनी, बट एक्चुअल में जो काम होना था वो नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना अपना ऑब्जेक्टिव। अगर और देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स और देयर आर सर्टेन पीपल हु डू देयर वर्क सिंसियरली एंड मेक द रिपोर्ट्स आल्सो सिंसियरली। अगर आपने वो रिपोर्ट खुद बनाई है तो आपको हर चीज के बारे में पता होगा और वो पता चल जाएगा सामने वाले पर्सन को, वेदर योर सीनियर आई मीन योर सीनियर वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर यू हैव मेड दैट रिपोर्ट और नॉट। एक दो क्वेश्चंस पूछ के उसको समझ आ जाएगा आपने काम खुद किया है या बनाया है, कहीं और से कॉपी कर। जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक्सटर्नल वाइवा भी होता है, जो एक्सटर्नल वाइवा ले रहा है उसका सालों साल से यही काम है, वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है किसने कैसी बनाई, किसका क्या फॉर्मेट अच्छा है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर पा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूछता है, वहां पर तुमने क्या सीखा, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे होता था। तो अगर आप गए हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, सच में देखा होगा, लोगों के साथ बैठ के काम किया होगा तो आप बता पाओगे, नहीं किया होगा तो आपको पता ही नहीं होगा, ये नहीं पता होगा कौन है उस डिपार्टमेंट में, नाम तक नहीं पता होगा। तो वो क्लियरली 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने कहीं जाकर कुछ नहीं करा है, सिर्फ सर्टिफिकेट अरेंज कर लिया है या जो भी कुछ इस तरह से। तो हमें सबसे पहला काम करना होता है डिसाइड द ऑब्जेक्टिव। अपना थोड़ा टाइम लगा के हम समझें कि वेदर इस रिपोर्ट से किसी और को फायदा होने वाला है, या अगर हमारी परफॉर्मेंस जज होने वाली है तो हम उसको फोकस करेंगे कि हम उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाएं कि मैंने ये बिजनेस किया, इतने लोगों ने सेल करी, इतने मेरे क्लाइंट्स नए बने, नई कंपनीज के साथ इतना टाई अप किया। आप समझ रहे हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हमें डिफाइन करना होगा और डिफाइन करके खुद को ही अंडरस्टैंड करना है, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट हमने बनानी है, किसी और को नहीं, किसी और के लिए डिसाइड नहीं कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव। उस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या हमने समझ लिया, जब समझ लिया तब हम रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। नाउ द ऑडियंस, यहाँ पे ऑडियंस कौन होगा, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। ऑडियंस हमें पता है कोई परफॉर्मेंस हो रही होती है लाइव पे स्टेज पे कुछ है तो जो लोग देखते हैं वो ऑडियंस होते हैं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन ऑडियंस हो सकते हैं बेटा, कोई बता सकता है? ऑडियंस वो लोग होते हैं तो हमारे जिसने आपकी रिपोर्ट से आगे बेनिफिट लेना मैनेजमेंट। है। हाँ, मैनेजमेंट भी हो सकती है, यस। या फिर जैसे कि अगर मैं इस वाली प्रोजेक्ट की बात करूं जो आप लोग प्रोजेक्ट करोगे, समर ट्रेनिंग सपोज, एक नाम दे देती हूँ उसको, इंडस्ट्री ट्रेनिंग या समर ट्रेनिंग सपोज आप करते हो, तो उसमें ऑडियंस आपकी कौन होगी बेसिकली,
रिव्यू करेगा कौन? आपका कोई टीचर अलॉट होगा यहाँ पे जो रिव्यू करेगा। तो रिव्यू करने के लिए बेसिकली आपका ऑडियंस कौन हुआ यहाँ पे? बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड ऑन दैट रिपोर्ट। your faculty member would be helping you whether you have made some flaws or not। कोई गलतियां तो नहीं करी हैं, कुछ ठीक होने लायक है उसमें और कुछ चेंजेस करने बनते हैं। एंड देन आप उसके बेसिस पे आप जज होगे बाय द एक्सटर्नल, और उसके बेस पर आपको अपने जो है रिपोर्ट फिर वो भी आपको बना कर देंगे। ओके, यू हैव मेड दिस रिपोर्ट, दिस इज व्हाट इट इज, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गिविंग यू दिस मच मार्क्स। तो ऑडियंस यहाँ पे कौन हो गया? रिव्यूअर भी हो गया। वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू करना या रिव्यू करना एक तरह से होता है मोर और लेस चेक करना भी, कोई समबडी इज गोइंग टू चेक इट आल्सो। चेक भी कर रहे हैं कि उससे आपने क्या सीखा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट। सो ऑडियंस हियर वुड बी, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस कि मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, एक्सटर्नल भी चेक करेगा, मेरी फैकल्टी मेंबर भी चेक करेगी, है ना। या अगर हम कॉर्पोरेट में, तो आप बना रहे हो कि ये रिपोर्ट्स जो है भाई आगे जाके मेरे में भी बाहर शेयर होल्डर्स को से भी हो सकता है डिस्कस, मेरे कस्टमर से भी हो सकता है डिस्कस की इतना फिगर हमने अरेंज किया नया, है ना, प्रॉफिट्स का। या एटलीस्ट मेरे बॉस मेरा ऑडियंस होगा इस रिपोर्ट में। अगर सपोज मैं एक रिपोर्ट बना रही हूँ जिसमें कि मैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में या अपना अचीवमेंट्स के बारे में डाल रही हूँ, मंथली और क्वार्टरली जो भी बना रही हूँ, तो उसमें कौन हो गया ऑडियंस? देन मेरा सीनियर हो गया ना, जैसे आप लोगों ने। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस आल्सो। अगर आप ये रिपोर्ट किसी सीनियर को भेजने वाले हो या जिसके बेसिस पर सपोज आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, फॉर एग्जांपल हम क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं जिसमें कि ये कि मैंने एक रिपोर्ट बना कर देनी, मेरे बॉस ने बोला ठीक है तुमने पिछले 2 साल में क्या काम करा है लेकर आ जाओ। सपोज आपके पास भी ऐसा टाइम आएगा ही, एनुअली आपको देना पड़ेगा कि कितना पूरे साल में क्या अचीव करा। जैसे तो पूरा 1 साल का कैसे बना पाओगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, पिछले साल में कहीं कुछ रिटर्न में लिखा ही नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई, दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। लेकिन वही अगर आपकी रिपोर्ट डेली मंथली बेसिस की अपडेटेड रही होगी, क्वार्टरली बेसिस की रही होगी, तो आप सिंपली क्वार्टर सारे चारों क्वार्टर का ऐड करके एनुअल रिपोर्ट बनाकर इजिली दे दोगे। 2 घंटे का काम होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बनाई होगी पहले से रिपोर्ट, तो 1 साल की रिपोर्ट ना बना पाओगे और ना ही प्रोड्यूस कर पाओगे। काम आपने किया होगा मगर आपको याद नहीं होगा कि क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, और अप्रेजल फिर अकॉर्डिंगली होगा। तो जब हमारा ऐसा होता है कि भाई मेरा अप्रेजल होगा, मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, तो मैं उस रिपोर्ट को बहुत और ज्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा अपने पॉजिटिव पॉइंट्स डालने की कोशिश करूंगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस। अगर मैंने अपना ऑडियंस ही नहीं समझा, मैंने बस ऐसे किसी ने मुझे बोला ठीक है तुम अपना रिपोर्ट बना दो, ये मेरे को एक साल की रिपोर्ट बनाकर भेज दो, तो आपने भी जैसे जैसे इसको बनाया भेज दिया, पता चला बाद में उसी रिपोर्ट के बेस पर आपका अप्रेजल होगा। सो यू शुड बी नोइंग बिफोर के ठीक है क्या पर्पज है उस रिपोर्ट का, व्हाट इज द पर्पज। एनुअल रिपोर्ट मांगी जा रही है या क्वार्टरली मांगी जा रही है, तो क्यों मांगी जा रही है? ठीक है, तो ये रिव्यू के लिए मांगी जा रही है। रिव्यूज तो होते ही है ऑर्गेनाइजेशन में, मंथली वीकली क्वार्टरली, कहाँ तक काम पहुंचा, क्या करा। सेल्स का सबसे ज्यादा होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, उनको तो बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है वीकली बेसिस पे, तुमने क्या टारगेट अचीव किया, पिछले वीक में कितना बिजनेस लेकर आए, नहीं लेकर आए, क्या हुआ। तो अगर हम वो पता है हमें कि हमारा बॉस ग्रिल करने वाला है, तो हम और बेटर तरीके से बनाएंगे। अगर हमें पता है कि हमें किसी को ऐसे ही देना है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली उतना फोकस शायद नहीं करें या सारे पॉइंट जितने ज़्यादा क्लियरली ना डालें जितना कि हम हमें समझ आएगा जब हमारा ऑडियंस कौन है रिपोर्ट का, तो हम सिंसियरली बनाएंगे, है ना। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि वी शुड नो आवर ऑडियंस, या वी शुड प्लीज नो कि पर्पस हमारे इस रिपोर्ट का क्या है, हम अकॉर्डिंगली बनाएं, सो दैट पर्पस रीच नाउ। नेक्स्ट होता है कि रिपोर्ट फॉर्मेट एंड टाइप। हम फॉर्मेट प्रॉपर रख रहे हैं या नहीं रख रहे, टाइप जो हमारे अगर हमें बॉस को प्रोड्यूस करना है, या सपोज अगर हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो क्या यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्मेट है? डिफाइंड फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने बताया होगा कि तुम्हें 70 पेज की रिपोर्ट बनानी है, 7 पेज की रिपोर्ट बनानी है, 100 पेजों की रिपोर्ट बनानी है, या उन पेजेस में आप क्या डालना चाहते हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा। क्या आप अपना फ्रंट पेज जो है टॉप पे हमें लगाना होगा, जिसमें हमें लिखना है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमारा फैकल्टी कौन रहा, हमारा गाइड कौन रहा, मेंटर कौन रहा, आपका क्या नाम है, क्या आप वो पेपर लास्ट में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। सो दैट मीन्स कि हमें प्रॉपर फॉर्मेट भी फॉलो करना है। फॉर्मेट कहता है कि आपको अपनी छोटी सी समरी डिटेल किसकी रिपोर्ट है, पहले पेज से बस समझ आ जाए किसकी रिपोर्ट है, क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे किया, ये सारी चीजें। सो अगर तो एक प्रॉपर डिफाइंड फॉर्मेट है रिपोर्ट का, तो हम वो प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करें, अपने उसी फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाएं। अदरवाइज नहीं है, एक मिनट में आपकी रिपोर्ट चेक, ये ना क्लिक कर लेती हूँ मैं अटेंडेंस, बेटा 1 मिनट देना, ठीक है। क्लास होने वाली है 10 मिनट, 9 मिनट।
ओके, सो फॉर्मेट की जहां तक बात आती है, देखो कोई भी एक रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है ना, वो जितना इजी टू अंडरस्टैंड हो रिव्यूअर के लिए या ऑडियंस के लिए, उतना अच्छा है हमारे लिए। कि हमारी रिपोर्ट इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि सामने वाला पर्सन जो देख रहा है वो, उसको आपसे कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, ये फिगर कहाँ से आया, ये फिगर का क्या मतलब है। आप प्रॉपर उस फिगर के ऊपर आपने हेडिंग डिफाइन करी है कि नहीं करी है। हेडिंग्स अगर करी भी हैं तो अमाउंट किस में लिखा है, रुपीज में अमाउंट लिखा है, या आप उसको क्या दिखा रहे हो फिगर्स को, या डॉलर में आपने लिखा है ना, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है वो फिगर, या एग्जैक्ट फिगर जो आपने लिखा वही है, क्या है नहीं, मतलब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए सब कुछ, नॉट जस्ट द फॉर्मेट बट द कंटेंट ऑल्सो। और वो कंटेंट जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तब होगा जब हम प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे। आप ऐसे कोई भी फिगर कहीं पर भी बिना कंटेंट के, बिना, जहाँ पर टेबल की जरूरत है वहाँ पर आप टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट करिए डेटा, जहाँ पर आपको पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन करने में ज़्यादा बेटर है उसमें वहाँ पे हम पैराग्राफ फॉर्म में यूज करेंगे। तो बेसिकली रिपोर्ट का एक फॉर्मेट अगर डिफाइंड है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज डिफाइन करती हैं कि हमें रिपोर्ट एक बच्चा अगर सबमिट करेगा, अगर हम स्टूडेंट लेवल की बात करें तो वो इस फॉर्मेट में करेगा। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब उसका पहला पेज इस तरह से होगा, सेकंड पेज से यहाँ पर उसका सिनॉप्सिस होगा, जो उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें 4 पेज का शायद सिनॉप्सिस रखेंगे वो। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल रखेंगे, कंपनी जिसमें आपने काम किया उसके बारे में आप डालेंगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मेट है कि आप सपोज आपने क्या टॉपिक उठाया, सपोज आपने रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन टॉपिक उठाया तो वो प्रोसेस पूरा आप डालेंगे, एक्चुअल में क्या होता है उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि वो पर्टिकुलर टॉपिक या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वो पर्टिकुलर प्रोसेस उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा एक फॉर्मेट डिफाइन यूनिवर्सिटी कर सकती है, या मोर और लेस आपका भी ऐसा ही होगा, है ना। तो वो एक फॉर्मेट आपको यूनिवर्सिटी ने हमें दे दिया सपोज, और बच्चों को बोला कि ये डिफाइन है, आप फॉर्मेट दे दीजिए, डिफाइंड फॉर्मेट है, बच्चों को अपने आप कोई भी फॉर्मेट उठाकर नहीं डालना, दे हैव टू मेक द रिपोर्ट इन दिस फॉर्मेट ओनली। कि वो पहले अपना पेपर लगाएंगे, उसके बाद फिर सिनॉप्सिस लगाएंगे, फिर कंपनी प्रोफाइल लगाएंगे, फिर अपना चीजें लगाएंगे टॉपिक के बारे में, टॉपिक क्या चूज कर रहे हैं, उसके बाद मे बी और कहाँ कहाँ से उन्होंने कंटेंट की हेल्प ली है वो चीज, या एक्नॉलेजमेंट लेटर मे बी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ इस बच्चे ने ये कंप्लीट किया, या एक्नॉलेजमेंट लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि इट शुड बी दी सेकंड थिंग आफ्टर योर फर्स्ट पेज, मे बी सेकंड थिंग आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर हो, जिससे प्रूफ, जो कि प्रूफ हो कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, 3 मंथ्स ट्रेनिंग कर लिया, कंप्लीट कर लिया, है ना। तो हो गया रिपोर्ट फॉर्मेट। इन द सेम फैशन अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, कि सपोज यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू आर नॉट ट्रेनिंग बट यू आर एन एम्प्लॉई, तो आप फिर अपनी एक रिपोर्ट बना रहे हो, सपोज MIS बना रहे, जिसको MIS बहुत ज्यादा आप सुनेंगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, MIS बना, MIS शेयर नहीं करी तुमने अभी तक MIS शेयर नहीं करी। MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वैसे तो, बट वो बेसिकली यूज होता है एक रिपोर्ट के लिए जो हर डिपार्टमेंट अपनी बनाता ही है ऑन अ मंथली बेसिस। किसी भी डिपार्टमेंट से कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस पूछ ले कि इस ऑर्गेनाइजेशन का MIS शेयर करो इस मंथ का, या इस पर्टिकुलर एंटायर एनुअल पूरा एनुअल रिपोर्ट सबमिट करो इस ईयर का, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बनी होती है डिपार्टमेंट वाइज, वो कभी भी शेयर कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू मेक इट अकॉर्डिंगली दैट वे वंस यू विल बी एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइंड सबको फॉर्मेट दिया हुआ है कि हर कोई इस फॉर्मेट में बनाएगा, इस टेबुलर फॉर्म में बनाएगा, टेबल में बनाएगा, एक्सेल में ही बनाएगा, तो हमें वैसे ही बनाना है। अदरवाइज हम ये इंश्योर करें कि जिसके लिए भी हम कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे हैं एज ए स्टूडेंट, चाहे हम एज एन एम्प्लॉय अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हम उस फॉर्मेट को, डिफाइंड फॉर्मेट को फॉलो करें। नहीं है तो बेस्टेस्ट सामने वाले ऑडियंस के लिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो वो फॉलो करें, वही टाइप फॉलो करें कि हम एक्सेल में अच्छे से प्रोड्यूस करके हम बता पाएंगे, तो हम एक्सेल वाला फॉर्मेट यूज करें। वरना हमें गूगल पे भी टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं आजकल, आप कुछ भी टाइप करें, कोई भी वर्ड गूगल पे टाइप करें, आपको उसका टेम्पलेट मिल ही जाएगा फॉर श्योर। चाहे कोई लेटर भी हो, चाहे कोई रिपोर्ट हो, आप सिर्फ रिपोर्ट डालिए, डॉक डालिए, आपको डॉक्यूमेंट की फाइल मिल जाएगी। आप एक्सेल डालिए, XLS डालिए, आपको एक्सेल की फाइल भी मिल जाएगी, बनी बनाई मिल जाएंगी। वरना नहीं है तो आप अपने आप ही अपनी क्रिएट कर सकते हैं। किस फॉर्म में, कि हमें ऑडियंस को टारगेट करते हुए देखना है कि बेस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है कि रिपोर्ट देख के सामने वाले को कुछ समझ आ जाए, कुछ क्वेश्चंस ना आए आपसे।
वरना फिर वो आपका टाइम वेस्ट करेगा समझने में, फोन पर करेगा या आपको मीटिंग के लिए बुलाएगा, फिर आप जाओगे कॉन्फ्रेंस रूम में, फिर मीटिंग करोगे, आपका और टाइम वेस्ट। इससे बेटर है कि वो टाइम आप रिपोर्ट बनाने में लगा दो अच्छे से और सामने वाले को रिपोर्ट समझ ही आ जाए, है ना। ऑल दो डिस्कशंस के लिए मेनी टाइम्स मीटिंग होंगी भी। नाउ गैदर द फैक्ट्स एंड डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्ट्स और डेटा, डेटा जो होता है हम कुछ भी चीज डाल रहे हैं उसमें वो फेक ना हो। we have to ensure that we are showing the facts। अगर हम फैक्ट्स नहीं शो कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को अगर कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से whatever report you have submitted or whatever report you have produced and वो उसमें डेटा फैक्चुअल नहीं है तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है, फ्रॉड का एक्शन भी हो सकता है, 420 का केस भी हो सकता है और यहाँ पर एज ए स्टूडेंट लाइफ आपकी री भी आ सकती है। समझ रहे हो, मतलब एक जो एक्सट्रीम मैं आपको बता रही हूँ कि लॉस क्या हो सकता है। और आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हम रिपोर्ट्स हमेशा रिटन में सबमिट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी को कुछ बात बोली और मैंने बाद में बोल दिया कि मैंने तो बोला ही नहीं था, ऐसा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन रिटन में जब आप कोई रिपोर्ट किसी को मेल करोगे या किसी को रिटन में सबमिट करोगे या जैसे आप अपनी अपनी रिपोर्ट अभी बनाओगे उसको आप प्रिंटेड फॉर्म में ही यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में तो आप ये नहीं कह सकते ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये तो मैंने दिया ही नहीं था। You have given it in written, you cannot deny that also. So it is also one of the basic thing कि आप जो भी डाल रहे हो क्योंकि आप रिटन में दे रहे हो उसका प्रूफ रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, we should be giving the factual data। ठीक है। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको जिस तरह से बताया, मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया उसमें एक स्ट्रक्चर और दी रिपोर्ट भी होगा। ये सारी चीजें इस तरह से हमें पूरा रिपोर्ट जो है, स्ट्रक्चर का मतलब है कैसा रिपोर्ट का ढांचा क्या होगा, हमें शुरू में क्या बताना है, फिर और क्या बताना है, फिर और क्या बताना है, फिर कंक्लूजन इज लास्ट इन सपोज, या हमने कहाँ से हेल्प लिया, बिब्लियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं कि इस बुक से मैंने हेल्प लिया या इस इंटरनेट की वेबसाइट से हेल्प किया कंटेंट के लिए या कुछ भी, स्ट्रक्चर से होता है ढांचा होता है। ठीक है। उसके बाद रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी इज दैट यू आर राइटिंग इट इन अ फॉर्म दैट द अदर पर्सन कैन रीड इट। रीड इट का मतलब, रीडेबिलिटी मतलब रीडेबल हो, रीडेबल। Suppose if somebody is submitting a handwritten report which is these days it is obsoleted, अब कोई नहीं यूज करता, बट अगर आप कर रहे हो वो रीडेबल फॉर्म में नहीं, किसी की हैंडराइटिंग इतनी बेकार है, उसमें इतना रफ काम करके रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो which is not understandable to the other person, then there is no point, राइट। एडिट, एडिट का मतलब है कि आप रिपोर्ट सबमिट करने से पहले तो आपने पूरी बना लिया, आपने सारा स्ट्रक्चर भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, आपको लग रहा है सब हर कोई पढ़ भी पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, उसके बाद आपको कहीं पर कुछ एरर्स लग रहे हैं, कुछ फ्लॉज लग रहे हैं, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सबमिशन से पहले का काम है ये एडिट, कि आपने उसको एडिट कर आपको लगा रही है तो हम गलती से टाइप करते हैं, यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए था, या यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ, एडिशन डिलीशन जो भी हमें लगता है वो हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। ठीक है। सो आई थिंक मीटिंग इज अबाउट टू ओवर एंड दीज आर ऑल द एलिमेंट्स व्हिच वी शुड सपोज टू राइट, वी शुड कंसीडर व्हाइल